हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रन बाय अल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेशन के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में हम देखेंगे यहाँ तीन तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फॉर हेलो एल्केन्स। तीन तरह की जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें आपकी एक तो आएगी, फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये होती है आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट टाइप ये होता है। सेकंड होता है इसमें आपका, सेकंड रिएक्शंस आएंगी इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, और सी टाइप या थर्ड टाइप होगा इसके अंदर, ये होगा आपका रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या मैं कह दूं तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी हेलो एल्केन्स के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें हम आज पहली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में समझने से पहले या इस रिएक्शन को समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक अच्छे से आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, यह हमें अच्छे से आना चाहिए। मैं इन शॉर्ट में आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, आप देख सकते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो कंपाउंड होते हैं। ये एक तरह से मैं कह दूं दो तरह के रिएजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वर्ड का मीनिंग समझें। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, फाइल वर्ड होता है टू फिलिक, फिलिक, या मैं कह दूं फिलिक, ये एक वर्ड है फिलिक से बना हुआ है। फिलिक का मीन्स होता है टू लव, टू लव का मीनिंग होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज समझे यहां पे, इलेक्ट्रो प्लस फाइल यानी इलेक्ट्रॉन प्लस टू लव, इलेक्ट्रॉन प्लस अट्रैक्शन। तो ऐसी स्पीसीज या दोज स्पीसीज विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दोज स्पीसीज विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब समझें आप, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, तो इसको हम शॉर्टली ई प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ई प्लस अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, ई प्लस अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, ऐसी स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इटसेल्फ लेस इलेक्ट्रॉन डेंस, यानी कि इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, लो इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं, या हम कह सकते हैं इनको ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं एक तरह से। ठीक है, अब समझ रहा। तो ऐसी स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, इनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल को, भाई ये अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये वो हैं जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन और ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बोले तो न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होता है वो माइनस चार्ज वाला होता है, तो इनको हम Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स को हम ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इनके पास
पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले होते हैं, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैविंग स्पीसीज, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैविंग स्पीसीज। ठीक है, वो ऐसे हैं जिनके पास माइनस चार्ज है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैविंग स्पीसीज। ठीक है, ये होंगे आपके न्यूक्लियोफाइल्स। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, 2 3 4 यहां पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां भी पॉजिटिव चार्ज हो वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे अगर Cl पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्लोरोनियम आयन ये एज इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर एल्किल ग्रुप हो, मान लीजिए मैथाइल हो, तो ये मैथिल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे मैं बात करूं NO2+, मान लीजिए हम कह दें NO2+ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से मैं कह दूं नाइट्रोनियम आयन हो जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसी तरह से आप पढ़ते हो सल्फोनेशन में SO3H+, तो ये सल्फोनिक ग्रुप हो जाएगा, ये भी एक तरह से एज इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, माइनस चार्ज वाले कौन से आएंगे? माइनस चार्ज की बात करें, जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं OH-, Cl-। ठीक है, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे सारे वो आपके एज ए न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, और जितने पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे सारे एज इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक, अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, इसके और अच्छा डिटेल से इसको जाएंगे। अभी मैं आपको टॉपिक पे लाता हूं हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको ये समझ में आ सके न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो अट्रैक्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जो खुद एक तरह से नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखो ये माइनस है, ये अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैविंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अब ये माइनस चार्ज वाले भी हो सकते हैं, कई बार इन पे माइनस चार्ज ना होकर लोन पेयर होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। इस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई ओल्ड न्यूक्लियोफाइल, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स में कोई एक ओल्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, वो रिप्लेस होगा और कोई नया न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हेलो एल्केन RX। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां हेलोजन एटम ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें पता है हेलोजन एटम जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, इसमें हेलोजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये X- बन गया। अब ये जो X- है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। मान लीजिए इस रिएक्शन में हम कोई नया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां अटैक करवाता हूं OH- के साथ। ठीक है, OH- साथ, या चलो इसको भी मैं हटा देता हूं, इसकी जब हम लिख देते हैं NU- न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, होना क्या चाहिए इस रिएक्शन में, क्या होना चाहिए एक तरह से, या क्या होगा इस रिएक्शन में कि ये हेलोजन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल ये यहां से ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा और ये नया न्यूक्लियोफाइल ये X- चला जाएगा और नया न्यूक्लियोफाइल इस R+ पे अटैक करेगा। तो ये NU- वाले के पास जाएगा, जैसे ये माइनस+ की तरफ जा रहा है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल है ये। तो इस तरह से इस रिएक्शन में R के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और X- बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां जो NU- अटैक कर रहा है इसको हम कह सकते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसको हम कहेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये जो निकला है यहां पे हेलोजन, जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है ये लीव करके गया है, छोड़ के गया है इसको, तो इसको हम कह सकते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से हेलो एल्केन्स में कोई हेलोजन एटम एज ए लिविंग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाएगा, और कौन रिप्लेस करेगा? कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो हेलो एल्केन्स एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हेलो एल्केन्स में, मैं बात करता हूं यहां पे हेलो एल्केन्स में हेलोजन एटम की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये यहां से एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है,
और ये यहां से रिप्लेस हो जाता है कोई स्ट्रॉन्ग, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करें, मैं बता दूं आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलो एल्केन्स दो तरह की होती है। हेलो एल्केन्स में यहाँ दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होंगी या दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, SN1 एंड SN2। ठीक है, SN1 एंड SN2। SN1 का मतलब होता है जब किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक बार में केवल एक ही मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट का केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, और जब किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे यहां एक और एक दो, 1 and 1 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, तो इसको हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह की होंगी हमारी, SN1 एंड SN2। अब हम डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शंस के बारे में। तो SN1 रिएक्शंस में क्या होता है, इस तरह की रिएक्शंस, पहली बात तो SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको हम कहेंगे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। SN1 रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शंस होंगी, आप एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है और मोर देन वन स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को समझें। मान लीजिए हमें ए से कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में भी हो सकती है, डायरेक्ट ए से प्रोडक्ट पी बन जाए। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है, या तो ये रास्ता चुना जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ऐसे पहले बी बने, बी से फिर प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी प्रोसीड कर सकती है, उसमें भी कंप्लीट हो सकती है, या फिर वो एक से ज्यादा दो स्टेप में या तीन स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। अब समझे, जब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रोसीड करती है तो वहां में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, सिंपली हमें साफ नजर आता है कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं। यहां रिएक्टेंट का केवल एक मॉलिक्यूल काम में आ रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल काम में आ रहा है। ठीक है, यहां हमें समझ में आ रहा है इस रिएक्शन में भी एक मॉलिक्यूल काम में आता है और इस रिएक्शन में भी एक मॉलिक्यूल काम में आ रहा है। ठीक है, बट डिफरेंस ये समझें, ये जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है और यही स्टेप अगर स्लो होता है, यही स्टेप कैसा होता है, स्लो। किसी भी रिएक्शन में दो तरह की प्रोसेस हो सकती है, या तो वो स्लो होगी या फिर वो फास्ट होगी, स्पीड के बेसिस पे हम इसको मेजर करें। ठीक है, मान लीजिए ये सिंगल स्टेप है तो इसमें स्लो फास्ट जो भी है एक साथ यही हो रहा है, आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, मतलब आप इसको यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कह सकते हैं, इसको आप यूनिमोलिक्यूलर कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में मान लीजिए यही रिएक्शन कुछ ऐसे हो कि यहां एक साथ आपको दो मॉलिक्यूल नजर आए, फिर आपको प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आए। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसमें दो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं 1 and 2, तो इसको हम कहेंगे बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। अगर केवल एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ जाए किसी रिएक्टेंट का तो इसको हम बोलेंगे यूनिमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं मतलब बाई मोलिक्यूलर। ठीक है, पर अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर मोर देन वन स्टेप्स में, मान लो दो स्टेप में कोई रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने के बजाय दो स्टेप में कंप्लीट हो, तो ए से पहले बी बनेगा, फिर बी से प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें हम बात करें, मान लीजिए इसका पहला जो स्टेप है ये स्लो है और सेकंड जो स्टेप है ये फास्ट है। ठीक है, इस रिएक्शन में दो स्टेप हैं, पहला स्लो है, दूसरा फास्ट है। तो हमेशा याद रखें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं बात करूं स्पीड ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो स्पीड या जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी या फास्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। यहां में से याद रखें स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट मिलकर किसी काम को करते हैं, जैसे हम यहां लेते हैं एक्स किसी काम को 10 मिनट्स में कंप्लीट करता है और वाई किसी काम को 5 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हमें जो सबसे धीरे काम कर रहा है ना, उसकी वजह से हमको इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए 5 मिनट में काम कंप्लीट करके यहां आ जाता है और ये 10 मिनट लगाता है,
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब y ने 5 मिनट में काम कंप्लीट किया, आप सिर्फ इसका काम देखकर वापस नहीं जा सकते, आपको इसका काम कंप्लीट होने का भी वेट करना पड़ेगा। मतलब आपको जो सबसे धीरे चल रहा है, जो स्लो चल रहा है ना, उसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है, जो सबसे स्लो चलता है वो सबको लेट करके रखता है, उसकी वजह से सब लेट होते हैं। तो वही पूरी रिएक्शन को डिसाइड कर देता है, वो जो सबसे धीरे चल रहा है वही पूरी रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड कर देगा। मतलब जो स्लो स्टेप होती है वो एक तरह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, आरडीएस होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हम यहां पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इसको याद रखिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिंगल स्टेप हो चाहे डबल हो चाहे कितने भी स्टेप्स हो, जो सबसे स्लो प्रोसेस या स्लो स्टेप होती है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर डिपेंड करती है, स्पीड उसी पर डिसाइड होती है। ठीक है, अब हम ठीक है, आइए चलो बात करें हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, SN1 रिएक्शंस को सबसे पहले जो रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में, SN1 रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्टली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ऐसे एल्किल हैलाइड जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स गिव्स दिस रिएक्शन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए देखते हैं हम टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड क्या होगा। आपको मैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं, जब किसी कार्बन पे, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो, मान लीजिए इस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जब 3 वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप जुड़े हो या कार्बन चेन जुड़ी हो तो ऐसा कार्बन 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इस टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस में मान लीजिए आपने H2O लिया है, तो यहां से आपको OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और H प्लस निकल जाएगा। ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आपको यूज करना है यहां पे। ठीक है, अब हम देखें यहां इस OH माइनस का अटैक हम इस कार्बन पे करवाना चाहेंगे, तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, ये OH माइनस अटैक करे कहां से, सामने देखते हैं तो यहां ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है जिसके पास माइनस चार्ज है और माइनस में सेम चार्ज रिपल्शन होगा, तो यहां से अटैक कर नहीं सकता, फ्रंट साइड से अटैक कर नहीं सकता ये। ठीक है, यहां से अटैक नहीं कर सकता। अगर ये बैक साइड से कहीं से अटैक करे तो ऑलरेडी जो मेथाइल ग्रुप है, जो CH3 ग्रुप है, इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कुछ इस तरह से, मतलब ये OH माइनस यहां कहीं से भी अटैक नहीं कर सकता, ये स्पेस अवेलेबल नहीं होगा इसके लिए, तो सामने से अटैक करेगा तो ये रिपल्शन होगा, और यहां बैक साइड अटैक करता है एक तरह से, तो इस कंडीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जब एल्किल ग्रुप, कोई एल्किल ग्रुप किसी ग्रुप को रिपेल करता है या स्पेस अवेलेबल ना करवाए। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में अगर हम OH माइनस को या OH माइनस का अटैक करवाना चाहे तो यहां आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि यहां इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। फिर हम क्या करें, इसके लिए होता यह है कि आप डायरेक्ट अटैक ना करवाएं इस रिएक्शन में, पहले आप पुराने न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर ले। ठीक है, रिएक्शन को समझना। अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए हम इसको लेंगे CH3Cl। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ओल्ड न्यूक्लियोफाइल यहां से रिमूव हो जाएगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये Cl माइनस रिमूव होगा, तो Cl माइनस मींस ये ओल्ड न्यूक्लियोफाइल यहां से रिमूव हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये जो बना है इसको बोलते हैं हम टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। ठीक है,
ये क्या है, ये है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, देखिए तो इस रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शंस में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल पहले ब्रेक होकर वो टूटकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये टूट के बाहर निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम कहेंगे टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। ये प्रोडक्ट नहीं बना, ये एक इंटरमीडिएट होता है, ये होता है इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट होता है जो स्टेबल भी होता है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट है जो स्टेबल भी होता है। ठीक है, अब ये स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो हुआ है, ये स्लो हुआ है, और जो स्लो होता है पूरी रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, उसी पे डिपेंड करती है। तो इसको हम कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ओल्ड न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है और एक स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करें सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप में, इस रिएक्शन में सेकेंड स्टेप के अंदर जो कार्बोकेटायन बना है, ये जो नया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, इस पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मान लीजिए सेकेंड स्टेप में CH3C CH3 इस कार्बोकेटायन के ऊपर। अब सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कि आप डायरेक्ट, अगर हम इसके साथ डायरेक्ट अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते तो ये उसको रिपल्शन देता, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन लगाएगा और यहां उसको स्पेस नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहले तो इसको रिमूव किया, जो परेशान कर रहा था पहले उसको हमने यहां से रिमूव किया। ठीक है, ताकि रिपल्शन खत्म हो जाए। अब सामने फ्रंट साइड से सीट खाली है, यहां से अटैक किया जा सकता है। तो अब वो OH- जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अब ये यहां से फ्रंट साइड से अटैक करेगा डायरेक्ट इस पे। ठीक है, और अब इसको अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजीली अटैक कर सकता है। तो ये प्रोसेस होगी फास्ट और ये अब प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, OH- या हाइड्रोक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया और प्रोडक्ट बना लिया टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो बेटा ध्यान दें, यहां पे SN1 जो रिएक्शन होती है, SN1 जो रिएक्शंस होती हैं, ये यहां पे 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब ये स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप मैंने कहा था वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं रिएक्टेंट के, केवल एक मॉलिक्यूल, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का केवल एक मॉलिक्यूल काम में आ रहा है, इसीलिए इसको यूनिमोलिक्यूलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसमें केवल एक मॉलिक्यूल काम आ रहा है इसीलिए इसको हम यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। रीजन क्या है कि अगर आपने टर्शियरी एल्किल हैलाइड पर डायरेक्ट अटैक करवाया न्यूक्लियोफाइल का तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा अटैक करने के लिए, इसलिए हम क्या करें, पहली स्टेप में ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देते हैं। तो पहली स्टेप में ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को आपने रिमूव कर दिया, वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल चला गया और इससे बनता है आपका टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो स्टेबल होता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन आपके 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि SN1 रिएक्शंस, पहली बात तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स इसको मेनली शो करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, इसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है और इस स्टेप के अंदर मॉलिक्यूल का या रिएक्टेंट का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम SN1 रिएक्शंस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। बात करें सेकंड स्टेप की तो ये फास्ट होता है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है इंटरमीडिएट स्टेबल जो कार्बोकेटायन होता है उस पर सेकंड स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब समझे नेक्स्ट पॉइंट इसका। इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में रिएक्टेंट की जिस डायरेक्शन से रिएक्टेंट की, मान लीजिए इस कार्बोकेटायन के राइट साइड से Cl- रिमूव हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बना है, जब इसका ओल्ड न्यूक्लियोफाइल मतलब इस रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल Cl- राइट साइड जुड़ा हुआ है तो वहीं
जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी राइट साइड में ही अटैच हो रखा है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम डायरेक्शन में, देखो ये और ये, जहां से ये रिमूव हुआ है वहीं आके ये जुड़ा है। मतलब दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो अरेंजमेंट है इसमें ग्रुप्स का या मॉलिक्यूल या एटम्स का जो अटैचमेंट है या जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, इसलिए इसको हम रिटेंशन बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, इसको हम बोलेंगे रिटेंशन। ठीक है बेटा, तो ये होती है आपकी SN1 केमिकल रिएक्शंस के बारे में, इनकी मैकेनिज्म की डिटेल स्टडी। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।